Hello, my dear students. How are you? Welcome back in my YouTube channel कृष्णा सोशल सेंटर. नाउ आज से हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. दैट इज द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. और ये हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड होगा. ठीक है. एज यू नो दैट चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कंप्लीटेड. चैप्टर सेकंड का नेशनलिज्म इन इंडिया का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया. चैप्टर फर्स्ट का भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे. तो आज से हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है, कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ हम डिटेल देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे. तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू ना कि दिस होल चैप्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. अभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाने वाला है, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. इसके कुछ मेजर टॉपिक ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. हियर आई हैव रिटन कि दीज टॉपिक्स इवेल्युएटेड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26. तो कौन कौन से? एक मेजर हेडिंग है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, और इसमें 3 सब हेडिंग्स दिए हुए हैं. सिल्क रूट लिंक दी वर्ल्ड, सिल्क रूट कैसे वर्ल्ड को लिंक करता है. दूसरा फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो. आज हम आपको पोटैटो की भी स्टोरी बताने वाले हैं, जो आप लोग एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं. वो पोटैटो का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में धीरे धीरे क्या हुआ पहुंचा, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. फिर लास्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. तो ये केवल ये इतना हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए पार्ट है. इसके अलावा हमारे एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. एंजॉय करिए, आराम से पढ़िए, समझिए, देखिए क्या दिया हुआ है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज गिवन द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. नाउ क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. तो वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड दो चीजें हैं. ग्लोबल वर्ल्ड मीन्स कह सकते हैं वो वर्ल्ड जो पूरे ग्लोब पर फैला हुआ है, मतलब पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, होल वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं. इसमें लिखा हुआ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. एक्चुअली ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, आप जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसमें क्या जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसमें हमें क्या पढ़ना है, ध्यान रखोगे. एक्चुअली आज से हम 1000-2000 ईयर बैक जाएं, पहले जाएं, तो क्या उस टाइम पर दुनिया के जो अलग अलग प्लेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे? तो डेफिनेटली विल से हाँ सर, कनेक्टेड तो थे. अब जैसे एक बार कंसीडर करो, आज के टाइम में हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के बारे में हो. तो हम इजिली क्या कर पा रहे हैं, जो बहुत दूर की पार्ट है वर्ल्ड के, बहुत दूर है दूसरे कॉन्टिनेंट के, उन पार्ट को भी इजिली हम क्या कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, उनसे इंटरकनेक्टेड रह पा रहे हैं. क्वेश्चन ये आता है कि क्या एंशिएंट टाइम में, क्या आज से 1000-2000 ईयर्स अगो ये वर्ल्ड के जो दूर दूर के पार्ट थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे? तो क्वेश्चन आता है हाँ, कनेक्टेड थे. अब यही स्टोरी पढ़ना है कि वो सारे दूर दूर के जो वर्ल्ड थे, जो वर्ल्ड के पार्ट थे ना, डिस्टेंट पार्ट थे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाए, ग्लोबल वर्ल्ड. तो कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बना, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, दिस थिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. बेसिकली जो हमारे एग्जाम में आ रहा है वो हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे. अब देखिए, ग्लोबल वर्ड से ही एक नया वर्ड हमारे सामने आता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. दैट इज ग्लोबलाइजेशन. आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड तो दिया हुआ है, बट इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है. मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जानना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड. अब ये है कि जो दुनिया के दूर दूर के डिस्टेंट पार्ट में जो जगह है, प्लेस है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली क्या, ग्लोबलाइजेशन. अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे? तो हो सकता है जब हम एक जगह से दूसरे जगह किसका एक्सचेंज करेंगे, गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज का. तो नो डाउट जब दो प्लेस के बीच में गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो वो दोनों प्लेस धीरे धीरे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन. और उसी की हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो सिंपली यू कैन से दैट कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, कल्चर्स एंड अक्रॉस द बॉर्डर. मतलब पूरे वर्ल्ड में कैसे ये जुड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन. इसके बाद एक चीज और यहाँ मैं क्लियर कर दूं आपको, तब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शुरू करो, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत रहेगा ना, तो आगे आप जो भी पढ़ोगे इजिली आप समझ पाओगे. देखना, एक चीज है, एक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड,
और वर्सेस मॉडर्न वर्ल्ड। व्हाट इज द डिफरेंस दिस टू? इनमें क्या डिफरेंस है? अगर अकॉर्डिंग टू हम टाइमलाइन देखें, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस है ना, तो बेसिकली जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इट इज कंसीडर्ड फ्रॉम beginning to beginning till 18th सेंचुरी। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसे हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या कंसीडर करने वाले हैं? प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और दूसरा है मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रॉम 18th सेंचुरी टिल प्रेजेंट। 18th सेंचुरी से लेके आज तक को हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? मॉडर्न वर्ल्ड। एक्चुअली ये इसलिए मैंने बताया कि हमें जो स्टोरी पढ़नी है ना, वो केवल प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न वर्ल्ड वाली स्टोरी हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। तो हमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ना है कि इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कौन सा प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बना, कैसे दुनिया के दूर दूर के पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए। दिस थिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हम यही पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो बी रेडी, हमारे साथ शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे, सब कुछ। बड़ा मजेदार चैप्टर है। आज हम आपको एक्चुअली यूएसए का या फिर कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का डिस्कवरी कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया ना, उसकी भी कहानी हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। बड़ा आज का क्लास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए और चीज़ों को देखिए और जानिए। इसमें पहली जो हेडिंग दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन ये आता है, सर ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड से क्या रेफरेंस है? तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड अभी मैंने बताया फ्रॉम बिगिनिंग टिल 18th सेंचुरी। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि व्हेन एवर वी कंसीडर अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जनरली रिफर टू द इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज लास्ट 50 ईयर। मतलब अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें ना, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो ग्लोबलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा, वो ग्लोबलाइजेशन जी, वो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्या है? एक चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम। क्या है? चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चेंजेस आया, वो अभी कब? लास्ट 50 ईयर्स। दैट इज कंसिडर्ड एज क्या? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन। मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम बात करते हैं ना ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन से सिंपल सा एक हम अर्थ समझते हैं, मीनिंग समझते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में लास्ट 50 ईयर में क्या क्या चेंजेस आए, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो कहते नहीं, बिफोर मतलब आज से 50 ईयर के पहले जो दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुआ, मतलब इंटरकनेक्टेड शुरू हुआ, मोर इंटरकनेक्शन शुरू हुआ लास्ट 50 ईयर में, किस प्रोसेस से? इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू। बट दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। आप देखोगे ना तो इस ग्लोबल वर्ल्ड की एक अपनी बहुत लंबी हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री किसका है? तो हिस्ट्री आप ध्यान रखना, वो हिस्ट्री किसका है? तो ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ग्लोबल वर्ल्ड की अपनी एक हिस्ट्री है। सर हिस्ट्री किसकी है? ऑफ ट्रेड, जो आगे हम बताने वाले। क्या होता था? ट्रेड होता था। और क्या होता था? ऑफ माइग्रेशन। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? माइग्रेट करते थे। ऑफ माइग्रेशन। और क्या होता था सर? ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल। माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों का क्या होता था? माइग्रेशन होता था। और जब एक जगह से दूसरे जगह लोग माइग्रेट करेंगे, क्या? इन द सर्च ऑफ वर्क, या फिर कह सकते हो मूवमेंट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेड करते थे। तो सो नॉर्मल, जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे लोग, ट्रेड करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि जिस प्लेस से जाएंगे, जिस प्लेस पर ट्रेड करेंगे, ये दोनों प्लेस एक दूसरे के साथ क्या होगा? इंटरकनेक्टेड होगा। और वहीं से शुरू हुआ कौन सा प्रोसेस? तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बुक में एनसीईआरटी में
कि द वर्ल्ड इन विच वी लिव नाउ टुडे हैज इमर्ज अ डिफरेंट फेजेस, और वो किस किस फेज से गुजरता है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के डिस्टिंक्ट पार्ट है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे, क्या क्या एविडेंसेस हैं, तो उन एविडेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो कौन कौन से एविडेंसेस थे, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो फ्रॉम एनिशियंट टाइम हमारे इंडिया में ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रिस्ट जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, संत होते हैं, एंड पेलेग्रिम्स जो ट्रेवलर जो रिलीजियस प्लेस पर ट्रेवल करते हैं उन्हें हम पेलेग्रिम्स बोलते हैं। वो लोग एक लंबा डिस्टेंस क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। क्यों ट्रेवल करते थे, तो फॉर द डिफरेंट रीजन, लाइक नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, या एस्केप फ्रॉम परसिक्यूशंस। परसिक्यूशंस का मतलब ये होता है ना, परसिक्यूशंस का मतलब ये होता है कि हरासमेंट, लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहा है ना, तो उसका क्या होता था, जो रिलीजन से रिलेटेड लोग थे उसका हरासमेंट करते थे, तो उस डर की वजह से भी वो पर्सन क्या होता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता था उससे बचने के लिए। तो इस तरह से लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे, जाते थे। और सो नॉर्मल कि ध्यान रखिएगा, जब एक जगह से हम दूसरे जगह जाएंगे तो सिर्फ पीपल नहीं जाता है, मतलब कोई इंसान जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता है, तो आप बोलोगे सर और क्या जाता है, तो नो डाउट उसकी स्किल, ठीक है, उसका स्किल उसके साथ जाता है, उसका कल्चर उसके साथ जाता है, उसकी ईटिंग हैबिट उसके साथ जाता है, इवन जो डिजीज उस पर्सन के अंदर होता है ना, वो डिजीज भी क्या होता है, दूसरे प्लेस पर पहुंचता है। तो वही लिखा हुआ है कि दे कैरीड गुड्स, सामान लेके जाते थे, मनी, वैल्यूज, स्केल, आइडियाज, इन्वेंशन, जो नया नया इन्वेंशन होता था उनको लेके, इवन जर्म्स एंड डिजीज। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो होता क्या था, एक बार यहाँ तक समराइज कर दो कि लास्ट जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग हम इससे कनेक्ट करते हैं कि लास्ट 50 ईयर में जो इकोनॉमिक चेंजेज आया, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन, बट दिस इज नॉट ट्रू थिंग। ये सही नहीं है, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। किसका, ट्रेडर्स का, आपके ट्रेड का कह सकते हो, माइग्रेशन का कह सकते हो, ठीक है, लोगों का। इसके बाद इसी तरह से आप देखोगे ना, एशियन टाइम से तमाम सारे ट्रेवलर्स, प्रेस्ट, है ना, प्रेस्ट और पेलेग्रिम्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। क्यों, फॉर द नॉलेज, फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। और जब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे, अपने साथ मनी, आइडियाज, स्किल्स, गुड्स, डिजीज को भी अपने साथ लेके जाते थे। और नो डाउट ये जब दोनों प्लेस आपस में जुड़ते थे तो कौन सा प्रोसेस होता था सर, ग्लोबलाइजेशन। एक सिंपल सा मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, मोर इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। मतलब वर्ल्ड के दूर दराज के जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, वही हम क्या क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। और ये ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसका रोल रहा ना, वो ट्रेड का रहा। अभी आगे हम कहानी बताने वाले हैं। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कि एज अर्ली एज 3000 BCE, आपको मैंने बताया था पूरी एक टाइमलाइन बताया था इंडियन हिस्ट्री का, उसमें आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा भी था। तो 3000 BCE में देखा ना, तो जो इंडस वैली जो ट्रेडर्स थे ना, अगर हम बिफोर 3000 BCE की बात करें ना, इस 3000 BCE में क्या होता था, 3000 BCE में क्या होता था, बेसिकली जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेड करने वाले लोग होते थे, ये एक ट्रेडिंग होता था। किसके किसके बीच ये ट्रेड होता था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन टू वेस्ट एशिया, किनके बीच होता था, तो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहां पर, किधर, तो वेस्ट एशिया में। ये एविडेंसेस मिले हैं कि लगभग 3000 BCE ट्रेड हुआ करता था इंडस वैली से कहां तक, वेस्ट एशिया। अब नो डाउट जब ट्रेड होगा तो वही है कि लोग, वर्ल्ड क्या होगा, मोर इंटरकनेक्टेड होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। ऐसे ही मोर देन 100 ईयर्स, अगर आप देखो ना, 100 ईयर्स से ज्यादा, जो हमारे वहाँ कौड़ीज, एक जनरली कह सकते हो एक मेटल टाइप का होता है, आप मेटल भी नहीं बोल सकते हो, एक सब्सटेंस होता है, है ना, पत्थर जैसा होता है, जिसका स्टोन के जैसा, जिसका यूज हम एज ए करेंसी करते थे। तो वो कौड़ीज जो है ना, वो मालदीव वाले पार्ट में भी पाया गया, एज वेल एज चाइना और ईस्ट एशिया में भी पाया गया। अब जरा कंसीडर करो, सेम टाइप के अगर स्टोन्स या फिर उस तरह का स्टोन जिसे हम एज ए करेंसी यूज करते थे, मालदीव में मिल रहा है, और सेम टाइप का कहाँ पर मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है, चाइना में मिल रहा है ना, ईस्ट एशिया में मिल रहा है। मतलब कभी ना कभी ये दोनों प्लेस क्या थे, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे, और जब इंटरकनेक्टेड थे तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। एज द सेम लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज,
डिजीज को भी देखा गया, सेम टाइप के डिजीज दो प्लेस के बीच में। ऐसे ही आप देखोगे गोवा में एक म्यूजियम है ना, वहां पर एक शिप का, उस म्यूजियम में एक पेंटिंग बना हुआ, उस पेंटिंग में शिप को दिखाया गया, और जो शिप है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशियनिक ट्रेड। मतलब गोवा में एक बहुत पुराना म्यूजियम है, उसमें एक पेंटिंग बना हुआ, उस पेंटिंग में शिप दिखाया गया, और शिप क्या दिखा रहा है, तो इट इज इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियनिक ट्रेड। मतलब पुराने टाइम में भी क्या हुआ करता था, ओशियनिक ट्रेड हुआ करता था। जो ट्रेड आज हम कर रहे हैं, तो पुराने टाइम पे भी क्या हुआ करता था, ओशियनिक ट्रेड हुआ करता था। ये हमारा पूरा रहा क्या, जस्ट इंट्रोडक्शन। अब इसमें तीन चीजें हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा, सिल्क रूट कैसे पूरे वर्ल्ड को जोड़ा, फूड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या करने में, मोर इंटरकनेक्टेड ऑफ द वर्ल्ड, और तीसरा डिजीज और ट्रेड कैसे रोल प्ले किया किसमें, तो पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन करने में, इंटरकनेक्टेड करने में। बहुत आसान सी चीज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान से स्टोरी समझेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एंड स्टूडेंट, जस्ट आई वांट टू गिव यू वन मोर एडवाइस ना, कि अभी आपके पास जो टाइम है 100% टाइम का यूटिलाइज करिए, बिकॉज यू नो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इन क्लास 10th यू विल गेट द गुड मार्क्स। पता है आगे कंपटीशन के एग्जाम आप देते हो ना, तो सपोज करो ईश्वर करे निकल जाए आपका कंपटीशन, बट एक बार में कंपटीशन नहीं निकलता तो हमें दोबारा मौका मिल जाता है। बट ध्यान रखना, एकेडमिक में एक बार आप 10th में वट एवर मार्क्स यू विल गेट ना, तो दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि अपनी मार्क्स को आप क्या करो, बढ़ा सको। तो जो टाइम है आप प्लीज यूटिलाइज करिए, 100% अपना दीजिए, दिन रात एक करके मेहनत करिए, बहुत अच्छा करोगे आप लोग, बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बाद हम लोग। और दूसरा जो हमारा पार्ट है ना, तो दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा हमारा जो पार्ट है ये हमारा फूड ट्रेवल्स। ध्यान रखिएगा, फूड ट्रेवल, सॉरी, जो दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ ये सिल्क रूट क्या था, और दूसरी बात ये सिल्क रूट कैसे पूरे वर्ल्ड को जोड़ा हुआ था। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सिल्क रूट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो सिल्क रूट था ना, इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड का एक एग्जांपल था। मतलब इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ट्रेड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड कैसे होता था, इट इज अ गुड एग्जांपल। कौन सा गुड एग्जांपल है, सिल्क रूट। ठीक है, अब और क्या होता था, ट्रेड होता था तो नो डाउट कल्चर लिंक होता था बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूर दराज की पार्ट को। अब इसका हमने सिल्क रूट नेम क्यों दिया ना, तो द सिल्क रूट पॉइंट्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क। ध्यान रखिएगा, इसका जो सिल्क रूट हमने नेम दिया है ना, तो ये इसलिए दिया है बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज सिल्क। चाइनीज सिल्क, जैसे इंडिया का स्पाइसेस पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, मसाले फेमस हैं, अरेबिया के परफ्यूम बहुत फेमस है, वैसे ही चाइनीज सिल्क भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइनीज सिल्क की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सिल्क रूट पड़ा। ठीक है, चाइनीज सिल्क कार्गो एक एलोंग दिस रूट, इस रूट से चाइनीज सिल्क का क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, इसीलिए क्या बोला गया, इसे सिल्क रूट बोला गया। अब आता ये है कि हिस्टोरियंस है ना, जो हिस्टोरियंस हैं वो कोई एक सिल्क रूट नहीं बताए हैं, बल्कि पूरी वर्ल्ड मैप पे कभी आपको दिखा देंगे, देयर आर द डिफरेंट सिल्क रूट्स। कई सारे सिल्क रूट हैं, कुछ सिल्क रूट केवल कॉन्टिनेंट में है, तो कुछ ऐसे सिल्क रूट थे ना जो ओशियन से होता हुआ भी पास करता था। तो हिस्टोरियंस आइडेंटिफाइड द डिफरेंट सिल्क रूट, अलग अलग कई सारे सिल्क रूट ओवर द लैंड एंड सीज। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सर ये जो सिल्क रूट था ना, ये किसको लिंक करता था, जो सिल्क रूट था वो लिंक किसको करता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिल्क रूट लिंक्स एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। जो सिल्क रूट था ना, ये लिंक किसको करता था, तो लिंकिंग एशिया विथ यूरोप प्लस नॉर्थ अफ्रीका।
मतलब जो सिल्क रूट था ना वो किसको किसको जोड़ता था, तो ध्यान रखिएगा, एशिया को जोड़ता था किसके साथ, यूरोप के साथ और नॉर्थ अफ्रीका। कहने का सेंस ये है, इस सिल्क रूट में कौन कौन से वर्ल्ड के पार्ट आते थे, तो एक तरफ एशिया, एशिया में ही है चाइना, चाइना से ट्रेड होता था कहाँ पर, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। तो जो सिल्क रूट था ये पूरे इन पार्ट में फैला हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या क्या जनरली ट्रेड होता था। अच्छा एक बात और बता दो कि जो सिल्क रूट था ना, इट एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मतलब बिफोर बीसीई टिल 15th सेंचुरी। मतलब ये शुरू कब से हुआ था, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर बीसी, और कब तक रहा फेमस ये, तो टिल 15th सेंचुरी। क्या क्या यहाँ से ट्रेड होता था, तो आपको जानना है, यहाँ से चाइनीज पोट्री ट्रेड होता था। क्या होता था, चाइनीज सिल्क तो होता ही था, उसके अलावा क्या क्या ट्रेड होता था, चाइनीज पोट्री। और क्या होता था, तो सर इसके अलावा और होता था टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया। टेक्सटाइल प्लस स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया। इस सिल्क रूट से चाइनीज सिल्क तो होता ही होता था, कार्गो सिल्क, चाइनीज पोट्री, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू एंड इंडिया एंड आप कह सकते हैं कहाँ पर, इंडिया और साउथ एशिया से क्या किया जाता था, स्पाइसेस का भी ट्रेड किया जाता था, टेक्सटाइल का भी ट्रेड किया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप ध्यान रखोगे, इसके रिटर्न में जो यूरोपियन ट्रेड करते थे ना, तो जो यूरोपियन ट्रेड करते थे ना, तो इसके रिटर्न में क्या देते थे, मतलब चाइना से अगर चाइनीज पोट्री जा रहा है, सिल्क जा रहा है, इंडिया से स्पाइसेस जा रहा है, और क्या जा रहा है, टेक्सटाइल जा रहा है यूरोप। तो इसके रिटर्न में जो यूरोपियंस थे ना, वो यूरोपियन क्या देते थे, तो यूरोपियन हमें देते थे प्रेसियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब इसके जो ट्रेड करते थे, ट्रेड तो फ्री में करेंगे नहीं, नो डाउट, कोई ना कोई करेंसी देना होगा, कुछ ना कुछ देना ही होगा। तो इसके बदले में जो यूरोपियंस थे वो चाइनीज सिल्क का, चाइनीज पोट्री का, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का ट्रेड करते थे इस रूट से। और उसके बदले में क्या देते थे यूरोपियंस, तो गोल्ड एंड सिल्वर, जो प्रेसियस मेटल्स होते थे उन्हें कर देते थे। मतलब जो प्रेसियस मेटल हुआ करता था उसका फ्लो होने लगा कहाँ से किधर से किधर, तो सर एशिया से, सॉरी यूरोप से एशिया की तरफ, क्योंकि यूरोपियंस हमारे इंडिया में, एशिया में आते थे और ट्रेड करते थे। तो यहाँ से मटेरियल ले जाते थे और उसके बदले देते क्या थे, तो प्रेसियस गोल्ड और सिल्वर, प्रेसियस मेटल देते थे। अब यहाँ पे ध्यान एक चीज रखना है ना, जो एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से लिखा है कि ट्रेड एंड कल्चर ऑलवेज एक्सचेंज विथ ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ट्रेड एंड कल्चर, क्या मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रेड एंड कल्चर, ट्रेड एंड कल्चर always exchange hand to hand। मतलब इसका क्या हुआ कि ट्रेड और कल्चर ना हमेशा क्या होते थे, ट्रेड एंड कल्चर ऑलवेज एक्सचेंज विथ अदर, या आप कह सकते हो हैंड टू हैंड, या फिर एक्सचेंज विथ ईच अदर भी आप बोल सकते हैं, सबसे आसान है ईच अदर आप बोल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। जब ट्रेड करेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिक कल्चर जो होगा ना उसका भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिन 2 या 3 प्लेस के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। अब कैसे एक्सचेंज होता था तो आपको ध्यान रखना है। पहले ये लिखा हुआ है कि नो डाउट जब यूरोप से लोग एशिया में क्या करने गए होंगे, ट्रेड करने गए होंगे, तो कहीं न कहीं अर्ली जो क्रिश्चियन मिशनरीज रहा होगा, जो क्रिश्चियनिटी रहा होगा, वो सर्टेनली कहीं न कहीं इस रूट से क्या होगा, ट्रेवल हुआ होगा, और ट्रेवल करके कहाँ पहुंचा होगा, एशिया पहुंचा होगा। एज दी सेम इसी तरह से जो मुस्लिम प्रीचर्स थे ना, वो लोग भी कुछ सेंचुरी बाद कहीं न कहीं इस रूट से ट्रेवल किए होंगे, और मुस्लिम का कह सकते हो, इस्लाम का भी धीरे धीरे क्या होगा, इस्लामिक कल्चर भी क्या हुआ होगा, एशिया की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है, इन अलग अलग डायरेक्शन में। अगला है जो बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म भी कहीं न कहीं इमर्ज हुआ होगा ईस्टर्न इंडिया में, और धीरे धीरे यहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ होगा, फैला होगा थ्रू द सिल्क रूट। ये आपकी पूरी कहानी रही किसकी, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। एक बार कहानी में आपको सुना दे रहा हूं, ध्यान सुनिए।
कहानी में कुछ ऐसे लिखा हुआ है सिल्क रूट के बारे में, इट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ से क्या ट्रेड किया जाता था, तो इम्पोर्टेंट चाइनीज सिल्क, जिसकी वजह से क्या बोलते थे, सिल्क रूट बोलते थे, ठीक है। ये किसको लिंक करता था, तो ध्यान रखिएगा, एशिया को किसके साथ, यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका के साथ। कब से कब तक एग्जिस्ट था, तो बिफोर क्रिश्चियन एरा से लेकर 15th सेंचुरी तक। क्या क्या ट्रेड किया जाता था, तो चाइनीज पोट्री, टेक्सटाइल और स्पाइसेस कहाँ से, इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से। दूसरा, रिटर्न में जो यूरोपियंस थे वो प्रीशियस मेटल देते थे, गोल्ड और सिल्वर। इस तरह से प्रीशियस मेटल का जो फ्लो होता था वो यूरोप से एशिया की तरफ होता था। नो डाउट इस तरह से जो ट्रेड और कल्चर था ना, इट गोज ईच अदर हैंड टू हैंड। ट्रेड और कल्चर एक दूसरे के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इस तरह से कहीं न कहीं जो क्रिश्चियन मिशनरीज रहा होगा वो यूरोप से कहीं कहीं इस रूट से होता हुआ एशिया में आया होगा। इसी तरह से जो इस्लाम रहा होगा, मुस्लिम प्रीचर्स रहे होंगे, वो भी कहीं कहीं इस रूट से ट्रेवल किए होंगे। और लास्ट में लिखा हुआ कि बुद्धिज्म भी कहीं कहीं बुद्धिज्म भी जो रहा होगा वो इस रूट से कहीं कहीं निकला होगा फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया से और डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फैला होगा। तो ये रहा किसका, सिल्क रूट। अब देख पा रहे हैं कि कब की बात हम कर रहे हैं, बिफोर बीसीई। बीसीई के पहले भी एक सिल्क रूट हुआ करता था जो पूरे वर्ल्ड को क्या किया था, एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट करके रखा हुआ था, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ था। और यहीं पर हमारा पहला पार्ट भी सिल्क रूट लिंक दी वर्ल्ड हो जाता है, खत्म। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के दूसरे सब पार्ट या दूसरे सब हेडिंग पर, और वो हेडिंग कौन सा है आप ध्यान दीजिएगा। वो हेडिंग है आपका, यहाँ पे बड़ी मजेदार कहानी हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। ये कहानी है, ये पार्ट है दूसरा, फूड ट्रेबल्स स्पैगेटी। पता है आपको स्पैगेटी क्या होता है, नहीं पता होगा भी बताएंगे आपको। स्पैगेटी एंड पोटैटो, ध्यान से समझिए। लिखा है फूड ट्रेवल्स, फूड भी ट्रेवल करते हैं क्या, नहीं भाई नहीं, फूड ट्रेवल नहीं करेगा, उसके हाथ पर थोड़े ही होते हैं। लेकिन हाँ, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो नो डाउट उसके साथ फूड भी जाएगा। लाइक आप किसी इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया में किसी नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो आपकी ईटिंग हैबिट डेफिनेटली डिफरेंट होगा साउथ इंडिया से। लेकिन आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जाएंगे ना, तो आप क्या प्रीफर करेंगे खाना, जो आपका ट्रेडिशनल फूड है जिसको आप खाते रहे हैं। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में कोई पर्सन आएगा तो नो डाउट उसका अपना ईटिंग हैबिट होगा, उसका अपना फूड होगा। तो मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड होता है तो कहीं न कहीं क्या होता है, फूड का भी एक्सचेंज होता है, वही हमें पढ़ना है, समझना है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, फूड ऑल्सो ऑफर मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। कहीं न कहीं फूड भी कल्चरल एक्सचेंज में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल। नो डाउट जो ट्रेवलर्स होते हैं जिस नए प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि जो नया क्रॉप होता है या नया फूड होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि नो डाउट अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जा रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जो आपकी ईटिंग हैबिट होगी ना, आप साउथ इंडिया में जाने के बाद भी उस ईटिंग हैबिट को क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। मतलब अगर नॉर्थ इंडिया में खाने वाली चीज साउथ इंडिया में नहीं खाई जा रही है, आप खाना प्रीफर करेंगे, मतलब वहां नया इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस द न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल। जहां वो जाएंगे नए क्रॉप और नए फूड को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। इवन रेडी फूड स्टफ्स, केवल क्रॉप्स को ही नहीं बताएंगे बल्कि जो रेडी फूड स्टफ्स है ना, इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो शेयर द कॉमन ओरिजिन। मतलब अलग अलग जगह पर अगर सेम टाइप के फूड मिल रहे हैं, फूड स्टफ मिल रहे हैं, रेडी फूड मिल रहे हैं, तो कहीं कि उसका ओरिजिन सेम रहा होगा। अब आपके बुक में ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है नूडल्स। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, नूडल्स और स्पैगेटी। एक्चुअली नूडल और स्पैगेटी एक ही चीज होता है। नूडल्स तो आपको पता है, जो नूडल्स होता है वही स्पैगेटी भी होता है। बात यह है कि नूडल्स जो है ना, ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ। कहाँ पे हुआ, चाइना में। और यहाँ से ये किधर गया, वेस्ट में, और वेस्ट में जाने के बाद ये क्या बन गया, तो सर स्पैगेटी बन गया। ध्यान रखिएगा कि ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ नूडल्स इज
चाइना, और यहाँ से ये वेस्ट में ट्रेवल करके क्या बन गया, स्पेगेटी बन गया। तो पहला एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल ये है ना, इन द 5th सेंचुरी, इन द 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में क्या हुआ कंडीशन, 5th सेंचुरी में जो पास्ता है ना, पास्ता इंडिया में भी यूज करते हैं, जो पास्ता है ना, पास्ता कहीं न कहीं ये जो पास्ता है, इस पास्ता को क्या हुआ होगा कि जो अरब ट्रेडर्स रहे होंगे ना, जो अरब ट्रेडर्स रहे होंगे, इस पास्ता को अरब ट्रेडर्स जो रहे होंगे ना, ये अरब ट्रेडर्स क्या किए होंगे, इसको पहुंचाए होंगे। एक आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, उस आइलैंड का नाम है सिलिसी आइलैंड, सिसिली आइलैंड, सिसिली आइलैंड। ये कहां पर है सर, इटली में। कहां पर है, इटली में। कहने का सेंस ये है ना, कहां पर है, इटली में। कहने का सेंस ये है कि जो नूडल्स है, इसका ओरिजिन बिलीव किया जाता है चाइना, यहां से वेस्ट में ट्रेवल होके जाके क्या बन गया, स्पेगेटी। दोनों से नहीं होता। ऐसे ही जो पास्ता है, अरब ट्रेडर शायद इसको लेके कहां गए होंगे, इटली में, सिसिली आइलैंड पर। तो ये आपको जानना है, ध्यान रखना है। इस तरह से जो फूड स्टफ्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, ये भी कहीं न कहीं क्या करते हैं, सेम कल्चर को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अब हम आते हैं किस पर, दूसरा हमारा जो पार्ट दिया हुआ है उस पर। और दूसरा पार्ट ये है किसी पर कि सिमिलर फूड वर आल्सो नोन एज इन इंडिया एंड जापान। मतलब जो पास्ता है ना, ये केवल सिसिली आइलैंड वहां पर नहीं, बल्कि ये इंडिया में भी मिलता है, प्लस जापान में भी सेम टाइप का फूड मिलता है। बट ये किसका देन है, अरब ट्रेवलर्स का देन है। अब ध्यान रखिएगा, नो डाउट कि हमें नहीं पता द ट्रूथ अबाउट द ओरिजिन नेबर बी नोन। क्या ओरिजिन रहा नूडल्स का, स्पेगेटी का, पास्ता का, ये कभी भी ना जाना नहीं जा सका कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन क्या रहा। येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटी, येट सजेस्टेड लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखो, ओरिजिन कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है। अगर सेम टाइप का फूड हमें कहाँ पे मिल रहा है, चाइना में और वेस्ट में मिल रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहे होंगे कब, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। अगर सेम पास्ता आपको अरब में मिल रहा है और सिसिली आइलैंड अगर इटली में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, जापान में मिल रहा है, तो कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि सारे पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े रहे होंगे, इंटरकनेक्टेड रहे होंगे, ठीक है, कल्चरली। तभी यहाँ पर कहीं न कहीं आप देख पा रहे हो कि सेम टाइप के फूड स्टफ मिल रहे हैं। ऐसे ही अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कहानी आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे जो फोरफादर्स थे, हमारे जो फोरफादर्स थे, अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एक फूड स्टफ का हो गया, एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे किसका, क्रॉप्स का देखेंगे। किसका एग्जांपल मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्रॉप्स का एग्जांपल। और इस क्रॉप्स में भी हम किसका देखने वाले हैं, तो पोटैटो का एग्जांपल हम देखने वाले हैं। एक्चुअली लिखा हुआ आपके बुक में कि हमारे जो फोरफादर्स थे ना, तो हमारे जो फोरफादर्स थे वो ढेर सारे ऐसे क्रॉप थे ना, लाइक पोटैटो, ग्राउंड नट, स्वीट पोटैटो, सोया, मेज, टोमेटो। ये आज से 500 साल पहले, बिफोर 500 ईयर्स, हमारे फोरफादर्स इसके बारे में जानते ही नहीं थे। डू यू नो भाई, क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि इसका ओरिजिन जो रहा ना, वो हमारे वहां नहीं रहा, बल्कि कहाँ पे रहा, तो ये अमेरिका में रहा। अब अमेरिका से जब ट्रेड हमने करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये जो क्रॉप्स थे ना, वो हमारे इंडिया में आने शुरू हुए। वही लिखा है कि मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, ग्राउंड नट्स, सोया, मेज, टोमेटो, है ना, चाइनीज, सॉरी, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स। हमारे फोरफादर्स नहीं जानते थे टिल 5 सेंचुरी है, वो 500 साल पहले तक नहीं जानते थे, उनको पता ही नहीं था। दीज क्रॉप ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन क्रॉप इन यूरोप एंड एशिया। यहां से खुद ध्यान से समझिए कि ये जो क्रॉप्स थे ना, ये इंट्रोड्यूस हुए कहां पर, यूरोप और प्लस एशिया। कैसे ये दोनों में इंट्रोड्यूस हुए, तो ध्यान रखना है, ये इंट्रोड्यूस हुआ कब, आफ्टर द क्रिस्टोफर, आफ्टर द क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस। After the Christopher Columbus accidentally discovered the land, vast continent that would later be known as Americas. अभी कहानी हम आपको बता रहे हैं, अमेरिकास। यहाँ आपको एक छोटी सी हम कहानी बताना चाहेंगे।
एक्चुअली जो अरब ट्रेडर्स थे ना, वो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। बट एक टाइम आया कि जो अरब ट्रेडर्स थे इंडिया से स्पाइसेस वगैरह ट्रेड करते थे और यूरोपियंस को बेचते थे और महंगे दामों में बेचते थे। बाद में जब यूरोपियन को ये रियलाइज हुआ यार कोई तो ऐसा प्लेस है जो प्लेस स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, हमें कहीं न कहीं उसका एक रूट सर्च करना चाहिए, एक रास्ता सर्च करना चाहिए। तो पूरे यूरोप में होड़ लग गया कि कौन ऐसा पर्सन है जो क्या कर सकता है, इंडिया का, एशिया का रास्ता ढूँढ सकता है, ओशियनिक रूट ढूँढ सकता है। नो डाउट अलग-अलग ट्रैवलर्स निकले, उसी में एक निकलता है कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता कब है? ईयर ध्यान रखना 1492 में। कहाँ का ये रहने वाला था? तो ये रहने वाला था इटली का। कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था इटली का, एक इटालियन ट्रैवलर था। तो ये निकला तो इसको पता नहीं था। जैसे आप अगर वर्ल्ड मैप में नॉर्मली बना दो छोटा-सा, तो आपको पता है ये क्या है, आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? यहाँ से आप ऐसे आ जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका, यहाँ पे आ जाओगे तो यूरोप, यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाओगे तो ये पूरा एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। तो जब यहाँ से निकला कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, इसको रास्ता नहीं पता था, तो ये किधर ट्रैवल किया? वेस्ट में ट्रैवल किया। जब वेस्ट में ट्रैवल किया, इस वाले पार्ट में वो पहुंचा ट्रैवल करके। जब इस वाले पार्ट में पहुंचा वेस्ट में ना, उसको लगा कि यही इंडिया है, ठीक है, यही इंडिया है। बट रियली वो इंडिया नहीं था, वो क्या है? आज का अमेरिकाज है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नाम रख दिया इंडिया। जैसे आज के टाइम पर भी यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज। कभी नाम सुना है? वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भी है। एक्चुअली वेस्ट इंडीज क्यों बोला गया? क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जब निकला तो किधर ट्रेवल किया था? वेस्ट में, और वहां पर जाके हल्ला कर दिया, बोल दिया कि यही इंडिया है, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया वेस्ट इंडीज। एक्चुअल में वो इंडिया नहीं था, बल्कि उसके कुछ दिन बाद 1498 में जब कौन निकलता है? वास्को डी गामा, तो वो केप ऑफ गुड होते हुए कहाँ पे पहुंचता है? कालीकट, कालीकट केरला में पहुंचता है। तो यही लिखा हुआ हमारी बुक में ना कि आज से 500 ईयर्स अगो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे ना, वो हमारे तमाम सारे ऐसे कॉमन फूड थे लाइक सोया, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, मीज, इनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। नॉलेज उनको कैसे हुआ? एक्सीडेंटली जब क्रिस्टोफर कोलंबस किसका पता लगाया? अमेरिकाज का, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पता लगाया। कब? 1492 में। तब इनको पता चला हाँ ये क्रॉप भी होते हैं, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अमेरिकाज मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। वैसे इसको हम यूएसए बोल सकते हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में यूएसए का बहुत ज्यादा दबदबा है, बट अमेरिकाज मतलब नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। इस तरह से आप कह सकते हैं कि तब हमारे इंसेस्टर्स को पता लगा इन क्रॉप के बारे में, क्योंकि वो सारे क्रॉप क्या होते थे? यहाँ पर ग्रो होते थे, कहाँ पर? अमेरिकाज में। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स, अब इसकी कहानी ध्यान सुनिए। कभी कभी जब नया क्रॉप्स आता है ना, कोई नई चीज हमें मिलती है ना, तो हम पूरी तरह से उस पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी लाइफ भी पूरी तरह से बदल जाती है। सेम कंडीशन हुआ किसके साथ? पोटैटो के साथ। तो पोटैटो का ओरिजिन क्या है? अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, समटाइम्स न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक्चुअली कंडीशन क्या हुआ कि जब इंट्रोड्यूस हो गया, जब किसका पता लग गया? पोटैटो का, तो नो डाउट क्रिस्टोफर कोलंबस यूएसए गया, यहाँ से जो पोटैटो का क्रॉप था इसे कहाँ ले गया? यूरोप में ले गया। और यूरोप के लोग पोटैटो को बहुत बड़े पैमाने पे क्या करना शुरू कर दिए? ग्रो करना शुरू कर दिया, पैदा करना शुरू कर दिया, उसे ईट करना शुरू कर दी, और बड़े उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो गई, लंबे टाइम तक जीने लगे। जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, आपको पता है, क्योंकि पूरा ठंडा जगह है, वहाँ का लैंड इतना फर्टाइल नहीं है। अगर देखें, इसी में स्टोरी दिया हुआ है, यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड, IRELAND, आयरलैंड। आयरलैंड की जो पुअर पेजेंट थे ना बेचारे, जो पुअर पेजेंट थे, वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए किस पर? पोटैटो पर, कि 1840s में क्या हुआ? 1840s में एक खतरनाक टाइप का क्या आता है? डिजीज आता है, और यूरोप में, आयरलैंड में पोटैटो के क्रॉप को पूरी तरह क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। और बर्बाद होने के बाद कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि पूरी तरह से लोग वहाँ आयरलैंड के जो पेजेंट होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, और लाखों लोग स्टारवेशन, भुखमरी के कारण मारे जाते हैं। रीजन कि वो सारा क्रॉप बंद कर देते हैं ग्रो करना, केवल क्या ग्रो करते हैं? पोटैटो। आप बोलोगे सर केवल पोटैटो से जीवन जी लेते? नहीं, पोटैटो का हो सकता है ट्रेड करते होंगे, बाहर बेचते होंगे, और दूसरे क्रॉप्स मंगा लेते होंगे अपनी जरूरत का। ऐसा नहीं केवल आलू खा के जिंदा रहते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन होता है। कब? 1840s के आसपास कंडीशन ऐसा होता है, और बड़ा समस्या हो जाता है, ठीक है।
अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, होता क्या है आगे, इसके बाद स्टोरी। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी पर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ या किसी इंसान पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी और सेंस में ना लेना आप लोग, बट मैं हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स, ध्यान से देखिए। वैसे इंसान के ऊपर या किसी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। क्योंकि देखा ना आपने एग्जांपल क्या, क्रॉप्स वाला। एक बार इसको समराइज कर दो, तब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको बता दो। तो नो डाउट जो फूड है, क्रॉप्स हैं, ये भी कल्चरल एक्सचेंज का एग्जांपल बताते हैं। लाइक अगर हम बात करें किसकी, कुछ फूड की बात करें, हम कुछ क्रॉप्स की बात करें, सोया, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, तो नियरली 5th सेंचुरी के पहले तक ये हमारी कंट्री में, यूरोप और एशिया में नहीं जाने जाते थे। इनका पता कब लगा, कैसे इंट्रोड्यूस हुए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली किसका डिस्कवर किया, अमेरिकाज का, कहानी मैंने बताया। तो वो क्रॉप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद लोगों के लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंसेस आ गया, लोग उनको ईट करने लगे, लंबे टाइम तक जीने लगे। यही कंडीशन हुआ कहाँ पर, आयरलैंड में भी हुआ। और आयरलैंड के जो पुअर फार्मर्स थे वो क्रॉप्स को बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो करने लगे। प्रॉब्लम तो तब हुई जब 1840 के आसपास ना, 1840 के आसपास ड्यू टू अ डिजीज, जो क्रॉप पोटैटो का क्रॉप था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इतना ज्यादा वो पीजेंट उस पर डिपेंडेंट थे ना कि नियरली लैक ऑफ द पीपल, लाखों लोग क्या हो गए, उस स्टारवेशन के कारण, भुखमरी के कारण मारे गए। और यहीं पर हमारा चैप्टर का जो दूसरा वाला पार्ट है ये भी खत्म होता है, और अंतिम और लास्ट शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे सब कुछ। और ये चैप्टर भी आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोई नया चैप्टर नेक्स्ट टाइम से। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। और ये लास्ट है आपका कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। देखो एक बात ध्यान रखना ना, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीतना, डिजीज तो आप जानते ही हो बीमारी, और ट्रेड तो जानते ही हो, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें हम कहानी आपको बताने वाले हैं कि जो यूरोपियंस यूएसए को अपने कंट्रोल में लिया, कॉलोनी बनाया ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया, डिजीज। आप कहोगे सर डिजीज कैसे प्ले किया, वही कहानी हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा होता क्या था एक्चुअली, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था ना, वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड काफी ज्यादा श्रैंक हो गया। एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ श्रैंक, SHRANK। श्रैंक मीन्स होता है टू बिकम स्मॉलर। आप बोलोगे सर दुनिया छोटी हो गई, दुनिया छोटी नहीं हो गई। मतलब आज के टाइम पे हम ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। मतलब एक पर्सन को यहाँ से यूएसए कांटेक्ट करना है, कुछ भेजना है, बात करना है, पहुंचना है, तो बड़ी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मतलब यूएसए, इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो 16th सेंचुरी के आसपास कंडीशन क्या होता है ना, कि जो 16th सेंचुरी के आसपास जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड होता है ना, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, वो क्या हो जाता है, श्रैंक होना शुरू होता है, सिकुड़ना शुरू होता है। कुल मिला के ये कहने का सेंस है कि और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होना शुरू होता है। कैसे, तो होता ऐसे है कि जो यूरोपियन सेलर्स होते हैं ना, वो नए सी रूट का पता लगाते हैं। जो यूरोपियन सेलर्स होते हैं ना, वो सेलर्स किसका पता लगाते हैं, सी रूट का। किधर सी रूट का पता लगाते हैं, दो साइड में। पहला कहां पर, तो ये अमेरिकाज में, अमेरिका तक जाने का, वेस्ट में ट्रेवल करते हैं तो अमेरिका में मैंने बताया था, और दूसरा किधर, तो एशिया। मतलब 16th सेंचुरी के अंत तक आते आते जो यूरोपियन ट्रेवलर्स होते हैं वो सी रूट का पता लगा लेते हैं, अमेरिका जाने का एज वेल एज एशिया जाने का। और इस तरह से फॉर सेंचुरी एगो इंडियन ओशियन जो था ना, उसके पहले अगर आप देखो तो इंडियन ओशियन जो था, इट वाज नोन फॉर द ब्रस्टलिंग ट्रेड। बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था ट्रेड में। किस किस चीज के ट्रेड में, तो गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेंट्रल पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशियन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ट्रेड ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट, 9th में मैंने पढ़ाया था आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, ये क्या करता था, ट्रेड के फ्लो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। इन द फ्लो ऑफ द ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। द अर्ली ऑफ द यूरोपियन हेल्प टू एक्सपैंड सम ऑफ दिस फ्लो टुवर्ड द यूरोप। अब धीरे धीरे जब यूरोपियन जाना शुरू किया ना, तो इस जो ट्रेड का फ्लो है ना, वो यूरोप की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। बट फ्रॉम दिस, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द मिलियंस ईयर एगो। एक्चुअली 1492 के पहले अमेरिका क्या रहा, पूरी दुनिया से कट ऑफ रहा, उसके बारे में पता नहीं था। मतलब यूरोप को, क्योंकि आप देखोगे वर्ल्ड मैप ना, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका एक साथ जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड है, लैंड मास लगभग। इसके बारे में तो पूरी दुनिया को पता था, मतलब यहाँ रहने वाले लोगों को, और लोगों को लगता था बस यही पूरी दुनिया है, मतलब पूरी दुनिया में लैंड मास यही है, बाकी कहीं लोग नहीं रहते। वो तो एक्सीडेंटली 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका पता लगा दिया, अमेरिकाज का, तब पता लगा। तो वही लिखा हुआ है कि मतलब बिफोर डिस्कवरी ऑफ द अमेरिका कट ऑफ रहा किससे, रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ ईयर, बट 16th सेंचुरी इट वाज द वास्ट लैंड अबॉर्डेंट। अब पता है, जब 16th सेंचुरी में पता लगा अमेरिका के बारे में ना, ऐसा लगा कि बहुत वास्ट लैंड क्यों लिखा हुआ, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के एरिया देखोगे ना, यूरोप के एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो लिखा हुआ है कि वास्ट एरिया, मिनरल से भरा हुआ, क्रॉप से भरा हुआ, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, ठीक है। प्रेशियस मेटल्स यहाँ पे अवेलेबल थे, सिल्वर थे, जैसे सिल्वर माइंस लोकेटेड थे। अभी का जो पेरू है, मैक्सिको है, वहाँ पे सिल्वर के माइंस हुआ करते थे, प्रेशियस मेटल के माइन हुआ करते थे। वेल्थ का था, फाइनेंस का था, और उन सारी चीजों का यूज करना शुरू किया यूरोपियंस ने, और अपने आप को क्या बनाना शुरू किया, तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दिया हुआ है, ध्यान रखना आप, ठीक है, कि यहाँ पर एल्डोराडो के बारे में दिया हुआ है। डू यू नो एल्डोराडो, ये एल्डोराडो क्या था ना, कह सकते हो एक इमेजिनरी सिटी था गोल्ड का। मतलब कथा कहानी में प्रचलित था कि एक ऐसा सिटी है जो पूरा गोल्ड से भरा हुआ है। तो यूरोपियंस ने बाकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया में तो पाया नहीं, इनको लगा कि चलते हैं और कहीं न कहीं ये जो सिटी होगा गोल्ड का, वो कहाँ पे होगा, तो ये सिटी गोल्ड होगा यूएसए में, अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का नया पता लगा था। इस तरह से बड़ी तेजी से लोगों का फ्लो होना शुरू हुआ, किधर से किधर, तो यूरोप से किधर, अमेरिकाज की तरफ। ध्यान रखिएगा। तो मिड 16th सेंचुरी होता क्या है, जो पोर्टुगीज होते हैं और स्पेनिश होते हैं ना, वो वो क्या करना शुरू करते हैं, कॉन्क्वेस्ट करना और कॉलोनाइजिंग करना शुरू करते हैं, किसको, अमेरिका को। कहानी आपको समझ में आ रही है ना, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या होता है कि 16th सेंचुरी के बाद जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड होता है, वो श्रैंक होना शुरू होता है, मोर इंटरकनेक्टेड होना शुरू होता है, क्योंकि यूरोपियन सेलर्स सी रूट्स का डिस्कवर करते हैं, अमेरिका और एशिया का। और इस तरह से इंडियन ओशियन का इंपॉर्टेंस बताया हुआ क्या होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंस बताया हुआ क्या होता है। और जब अमेरिका का पता लगता है ना, तो देखा जाता है वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, वास्ट लैंड का, क्रॉप का, मेटल्स का, प्रेशियस मेटल का, ट्रेड का, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो उसी को देखते हुए स्पेनिश और पोर्टुगीज क्या करना शुरू करते हैं, जीतना शुरू करते हैं, किसको, अमेरिकाज को, और कॉलोनी बनाना। बट क्वेश्चन ये आता, हाउ, कैसे इसे कॉलोनी बनाते हैं और कैसे जीतते हैं। तो इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ यूरोप। अब एक बात आप ध्यान रखना कि जो यूरोप होता है ना, वो यूरोप जीतता है या कॉलोनी बनाता है, किसको, अमेरिकाज को, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ यूरोप। ये पावर से नहीं करता है, मतलब मिलिट्री पावर या वेपन्स के पावर से नहीं करता है। तो क्वेश्चन आता है सर फिर कैसे कॉन्क्वेस्ट करता है, कैसे जीतता है, तो ध्यान रखिएगा। इट वाज जम्स, एक जम्स होता है, और वो जम्स कौन सा होता है, किसका जम्स होता है, तो स्मॉल पॉक्स का। एक बीमारी होता है, नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स। अब मैं यहां से सुना दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए तब बताओ। होता यह है कि जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट रहता है अमेरिका, वो बड़े लंबे टाइम तक आइसोलेटेड रहता है, किसी का कांटेक्ट नहीं रहता है। तो वो जो लोग होते हैं ना,
उनके अंदर इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। तो जब यूरोपियंस वहां पे जाते हैं ट्रेवल करके जब ट्रेड के लिए, तो जो स्मॉल पॉक्स होता है वही लिखा हुआ डिजीज, ये डिजीज भी कहाँ पहुंचता है? अमेरिका में पहुंचता है। अब वहां पे फैलना शुरू होता है। आपको मैं बताऊं कि वहां के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों में इस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होता, इसलिए लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एक डेड किलर साबित होता है। और इस तरह से बड़ी इजीली बिना पावर का यूज किए कौन? अमेरिका किसको कॉलोनी बना लेता है? सॉरी, यूरोप किसको कॉलोनी बना लेता है? अमेरिका को कॉलोनी बना लेता है। तो वही लिखा हुआ है, इट वाज जर्म्स दैट इज स्मॉल पॉक्स दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। अमेरिका लॉन्ग आइसोलेटेड रहता है। अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट रहते हैं उनके पास इम्यूनिटी नहीं रहता है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। हेंस स्मॉल पॉक्स प्रूफ का डेडली किलर, बहुत डेडली किलर प्रूफ होता है। और एक बार जब ये फैलता है ना, तो बहुत सारे लोगों को क्या कर देता है? मार देता है। और इस तरह से क्या हो जाता है? बिना वार किए, बिना हथियार उठाए क्या कर लेता है? कौन? यूरोप किसको जीत लेता है? तो सर आराम से जीत लेता है किसको? अमेरिका को। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, गन्स कुड बी बॉट, हम गन को खरीद सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, टर्न कर सकते हैं, चला सकते हैं अगेंस्ट द इन्वेडर्स, कोई बाहर से हमारे ऊपर अगर आक्रमण कर रहा है। बट डिजीज स्मॉल पॉक्स टू विच कॉन्करर वर मोस्टली इम्यून, लेकिन बेचारे उस डिजीज का क्या करते? जिस डिजीज के अगेंस्ट उनके पास इम्यूनिटी भी नहीं थी और कोई मेडिसिन भी नहीं था, तो बड़े डेडली किलर साबित हुआ। और इस तरह से इजिली यूएसए ने यूरोप ने किसको कॉलोनी बना लिया? अमेरिका वाले पार्ट को। अब ध्यान रखिएगा, अंटिल 16th सेंचुरी, जो यहाँ से मैं और ये इरेज करके कहानी आपको बता दे रहा हूँ, तो कहानी थोड़ा सा बदल रहा है। तो जान गए होंगे कि अमेरिका में स्मॉल पॉक्स की वजह से यूरोपियंस को कितना फायदा हुआ और आसानी से कैसे उसे क्या बना लिया? कॉलोनी बना ली। तो ध्यान रखिएगा, अंटिल 16th सेंचुरी तक, 16th सेंचुरी आते आते ना, जो यूरोप था वहां की कंडीशन बहुत खराब हो गई। कैसे हो गई सर? तो 16th सेंचुरी आते आते जो पुअर्टी और हंगर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। कहाँ पर? वेयर? तो इन द यूरोप जो सिटीज थे वहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डेडली डिजीज आने लगे, ठीक है, वाइड स्प्रेड होने लगा। तब 16th सेंचुरी। आप बोलोगे सर 16th सेंचुरी के बाद ऐसा क्या हो गया? तो नो डाउट आफ्टर 18th सेंचुरी क्या आता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो पुअर्टी हंगर कम होता है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होना शुरू होता है। और क्या होता है? तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट 16th सेंचुरी में आना शुरू होता है, बड़े कॉमन हो जाता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड, मतलब जो रिलीजन के अगेंस्ट बोला जाता है उसको बहुत पनिश किया जाता है। इस तरह से थाउजेंड ऑफ द पीपल फ्लू फ्रॉम द यूरोप टू द अमेरिकाज, मतलब हंगर रहता है, पुअर्टी रहता है, खाने को लोगों को नहीं मिलता है, जो रिलीजियस डिसेंटर्स होते हैं, जो रिलीजन के अगेंस्ट बोलते हैं, उनको पनिश किया जाने लगता है। एक रास्ता इन लोगों को मिल गया होता है किधर जाने का? अमेरिका। तो ये लोग किधर शिफ्ट होना शुरू होते हैं? अमेरिका में फ्लू करना शुरू करते हैं, जाना शुरू करते हैं। बट लिखा हुआ है बाय 18th सेंचुरी, अगर आपको थोड़ा भी मेरा पढ़ाया हुआ याद आ रहा होगा, एक कहानी मैंने बताया था किसका? स्लेव ट्रायंगल का। और स्लेव ट्रायंगल किसके बीच में? तो ध्यान रखिएगा आप, किसके बीच में होता था? तो ऐसे होता था, यहाँ पे होता था यूरोप, और यूरोप के लोग स्लेव उठाते थे कहाँ से? अफ्रीका से। और कहाँ भेजते थे? तो अमेरिका वाले पार्ट में, बेसिकली कैरिबियन आइलैंड वाले पार्ट में। तो ये लिखा है कि बाय 18th सेंचुरी जो स्लेव ट्रायंगल था ये भी बड़ा कॉमन हो गया प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। और अंटिल 18th सेंचुरी, एक बात और ध्यान रखिएगा कि 18th सेंचुरी तक क्या हुआ था ना, कि इंडिया और चाइना का अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा 18th सेंचुरी तक। टिल 18th सेंचुरी इंडिया प्लस चाइना का बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा किसमें? ट्रेड में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा किसमें? ट्रेड में, ठीक है, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन एशियन मार्केट ट्रेड में। हाउएवर 15th सेंचुरी के बाद जो चाइना था ना, वो अपने आप को क्या करना शुरू किया? रिस्ट्रिक्टेड करना शुरू किया, ओवरसीज कॉन्टेक्ट, मतलब ट्रेड में थोड़ा सा अपने आप को सिकुड़ना शुरू किया, उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना नहीं शुरू किया। और इस तरह से जो चाइना का रिड्यूस्ड रोल था
और दूसरी तरफ यूरोप का और अमेरिका का क्या बढ़ रहा था, इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था। तो दो रीजन, पहला चाइना का रिडक्शन होना, अपने आप को क्या करना, रिस्ट्रिक्टेड करना, और दूसरी तरफ राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द अमेरिका। इस तरह से जो सेंटर कभी ट्रेड का हुआ करता था एशिया में, चाइना और इंडिया में, वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था, और ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट होकर किधर अब हो गया इसका ट्रेड का सेंटर, आप बोलोगे सर यूरोप में इसका सेंटर बन गया वेस्ट वर्ल्ड होकर। और नाउ यूरोप बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और यहीं पे कहानी हो जाती है हमारे इस चैप्टर की खत्म। इतना आपके सिलेबस में आ रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से ही मैंने बताया है, कर लीजिए। हाँ एक बात और, ये चैप्टर में कुछ ही टॉपिक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट होगा बताइएगा, दोबारा हम आपको बता देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।